नमस्कार। एडुवार्ता के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हम सभी को अपनी जीवन शैली में कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ा है। वैसे तो ऐसी कोई भी मानवीय गतिविधि शेष नहीं बची जिसके ऊपर इसका असर ना पड़ा हो, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो है शिक्षा का क्षेत्र। इस बीमारी के संक्रमण को अधिक से अधिक रोकने के लिए उन जगहों को बंद करना बेहद जरूरी है जहां पर भीड़ लगने की संभावना हो। ऐसा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण संस्थान, फिर चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज हों, वहां पर विभिन्न जगहों से आए हुए लोगों की भीड़ लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि जब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। हालांकि जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड पर फिर भी जारी है, लेकिन जब ऐसे अचानक से सारी की सारी पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर ला दिया गया है तो इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। ये चुनौतियां तब अपने चरम पर पहुंच जाती हैं जब हमारे समाज या देश में कुछ असमानताएं हों। दुर्भाग्यवश भारत एक ऐसा ही देश है जहां पर असमानताओं का जैसे भंडार सा है। तो ऐसे में आज के इस संवाद में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इन असमानताओं को लेकर ई लर्निंग के लिए क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं और क्या भारत ई लर्निंग के लिए फिलहाल तैयार भी है या नहीं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनके एक अनुमान के मुताबिक विश्व भर में लॉकडाउन की वजह से कम 126 करोड़ विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। ये 126 करोड़ की संख्या विश्व के कुल विद्यार्थी जनसंख्या का 72% है। भारत में भी इस 126 करोड़ की संख्या में 32 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। हालांकि लॉकडाउन में शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन ई लर्निंग फिर भी जारी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, वीडियो ट्यूटरिंग, लैंग्वेज लर्निंग एप्स और ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में बहुत बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में भी एक इलेक्ट्रॉनिक बूम या फिर ई बूम देखने को मिला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान और अध्यापक व्हाट्सएप, जूम और स्काइप जैसी एप्लीकेशंस के जरिए जो पढ़ाई है उसको जारी रखे हुए हैं और विद्यार्थी भी इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग को लेकर कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ये चुनौतियां खासकर उन बच्चों से जुड़ी हुई हैं जो कि कम उम्र के हैं। सबसे पहली चुनौती ये है कि जब आप मोबाइल स्क्रीन के सामने या फिर कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे आपकी सेहत के ऊपर एक नकारात्मक असर पड़ता है। खास तौर पर आपकी आंखें प्रभावित हो सकती हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि खासकर छोटी उम्र के बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का एक नकारात्मक असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। सेहत से जुड़े हुए इस असर के कारण एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी सामने आया है। इन बच्चों के जो अभिभावक या फिर पेरेंट्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एक सही दिशा में नहीं देखते और ऐसा कई जगह पाया गया कि वे अध्यापकों से इसकी शिकायत भी लगाते हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं को लेकर भी उसकी शिकायतें लगाते हैं। ऐसे में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और वो ई लर्निंग को एक सकारात्मक रूप में नहीं देख पाते, जिससे कि सारी की सारी पढ़ाई का जो एक प्रभावी असर है वो कम हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग को लेकर अध्यापकों से जुड़ी हुई समस्याएं भी शामिल हैं, जिनमें कि इंटरनेट इश्यूज के कारण जो है वो क्लासेस कई बार डिस्टर्ब हो जाती हैं। आपको ये नहीं पता होता कि किस बच्चे की कनेक्टिविटी कब जो है वो चली जाए और इसकी वजह से पूरी क्लास को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और एक सामान्य कक्षा की तरह जो वातावरण है वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाता। कई बार ऐसा भी हो जाता है और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जो पेट एनिमल्स हैं, आपके जो कुत्ते हैं, वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं और इन्हीं कुछ इत्यादि वजहों के कारण जो है क्लासेस डिसरप्ट हो जाती हैं। अध्यापकों से जुड़ी हुई एक और समस्या ये है कि उनका पढ़ाने का हर एक अध्यापक का पढ़ाने का एक यूनिक स्टाइल होता है और वो छात्रों के बिहेवियर को स्टडी करते हुए इसको अडेप्ट करते रहते हैं।
लेकिन जब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने होते हैं और केवल बच्चों को स्क्रीन के जरिए उनकी शक्ल देख पाते हैं, तो फिर आप उनके बिहेवियर को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते और एक जो उचित वातावरण एक कक्षा का होता है वो कभी भी एक ऑनलाइन क्लास पे नहीं हो पाता और उसे वो कभी भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, जो कि एक सामान्य कक्षा का एक वातावरण होता है। अभिभावकों को लेकर एक और चिंता का विषय ये है कि उन्हें कई बार अपना काम छोड़कर भी अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि वो कम उम्र के बच्चे होते हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो इतने अभ्यस्त नहीं होते। ऐसे में यदि वो अपना काम छोड़ते हैं और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, तो ऐसे में पैंडेमिक की लड़ाई के ऊपर भी असर पड़ सकता है। एक और समस्या जो अभिभावकों को है वो ये आती है कि कुछ अभिभावक जो होते हैं वो खुद भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इतने अभ्यस्त नहीं होते और ऐसे में वो अपने बच्चों की मदद कैसे कर पाएंगे, और इसी वजह से काफी दिक्कतें आती हैं और बच्चों को जो है सीखने में काफी समय लग जाता है और तब जाकर जो क्लासेस हैं वो सही ढंग से चल पाती है। अध्यापकों के लिए एक और समस्या ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में टेस्ट्स या फिर एग्जामिनेशंस लेना एक मुश्किल चीज है, क्योंकि हालांकि कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि classmarket.com जहां पर आप टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आप 100% ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जो विद्यार्थी है वो किसी प्रकार की नकल तो नहीं कर रहा है। और जब ये एग्जामिनेशंस लार्ज स्केल की होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा छात्रों ने एक ही एग्जामिनेशन देनी होती है या फिर हाई स्टेक्स की एग्जामिनेशन होती है, बहुत जरूरी एग्जामिनेशन होती है जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं या फिर एंट्रेंस टेस्ट, तो फिर उनको तो पोस्टपोन या सस्पेंड ही करना पड़ता है, जैसा कि हम हाल के दिनों में देख रहे हैं। तो ये तो थी ऑनलाइन लर्निंग को लेकर छोटी उम्र के बच्चों के साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, और अब हम बात करेंगे हमारे आज के संवाद के मुख्य टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिजिटल डिवाइड को लेकर। भारत में असमानताओं के कारण एक डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, तो सबसे पहले हम डिजिटल डिवाइड इस टर्म को ही समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल डिवाइड में ऐसा होता है कि एक तबके के लोग जो हैं उनके पास उपकरणों की मौजूदगी होती है, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन लर्निंग को एक्सेस कर पाते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा तबका भी इसी देश में, ऐसी समाज में है जिसके पास उपकरणों की कमी है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, और इसकी वजह से वो उस ऑनलाइन लर्निंग के सोर्सेज को वो एक्सेस नहीं कर पाता। हालांकि वो अवेलेबल तो सबके लिए हैं, लेकिन वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाता। तो ऐसे में एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाता है उन लोगों के बीच में जो इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं और उनके बीच में जो उसे नहीं कर पाते। और इस डिजिटल डिवाइड को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ आंकड़ों का सहारा भी ले सकते हैं। Key indicators of household social consumption on Education in India Report 2017-18, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के ऊपर आधारित है, उसमें यह पाया गया कि भारत में केवल और केवल, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल और केवल 15% घरों में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 42% है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो बाकी के 85% घर हैं ग्रामीण क्षेत्रों के और 58% घर हैं शहरी क्षेत्रों में, वहां पर यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है तो वहां रहने वाले, उन घरों में रहने वाले बच्चे इंटरनेट के साथ और ई क्लासेस के साथ किस प्रकार जुड़ पाएंगे। और भारत में ये जो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है, ये केवल और केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में ही नहीं है, ये जेंडर बेस्ड भी है। इसी 2017-18 की रिपोर्ट में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के ऊपर यह सर्वे किया गया और जो 5 साल की उम्र से अधिक थे, उनमें से 13% लोगों को तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही नहीं आता था, यानी कि वो इंटरनेट को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो उन्हें मालूम ही नहीं था। और महिलाओं में यदि ये संख्या देखे जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो 8.5% ही थी जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल जानते थे, और 13% ओवरऑल था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 13% लोगों को पता था कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का, जो कि 5 साल की उम्र से अधिक थी, उनको उनमें से केवल 8.5% को ये मालूम था। तो भारत में हम ये देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड जो है वो ना केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में है, बल्कि वो जेंडर बेस्ड भी है, यानी कि जो महिलाएं हैं खास तौर पर, वो इंटरनेट को इस्तेमाल करना ही नहीं जानती।
और यदि ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की हो तो वहां पर तो दोहरी मार हो जाती है, क्योंकि या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, उपकरणों की मौजूदगी नहीं होगी, और साथ ही साथ यदि आप एक महिला हैं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है जानती ही ना। हालांकि आप आज के समय में ये तर्क दे सकते हैं कि आज के समय में सबके पास एक स्मार्टफोन होता है, लेकिन यदि आप ताजा आंकड़ों को देखें तो भारत में केवल 75 करोड़ लोगों के पास ही एक मोबाइल फोन है। इसे आप ध्यान से सुने कि 75 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जो 75 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं उनमें से स्मार्टफोन्स कितने हैं और उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी है, उनमें से कितने लोगों को इंटरनेट चलाना आता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं। कुछ और आंकड़ों की मदद से यदि हम समझने की कोशिश करें तो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की एक हाल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के 78% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। यानी कि ये सबसे ताजा आंकड़े जो हमें मिले वो ट्राई के थे, जिसमें कहा गया कि 78% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में यदि टेली डेंसिटी की संख्या को देखा जाए, यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों के बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी की दर को देखा जाए तो वो केवल 57% है। यानी कि 100 में से केवल 57 लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। तो ऐसे में कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग आधे लोग ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, और ऐसे में वहां के बच्चे ई लर्निंग का कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी सोचा जा सकता है। भारत में पैदा हो रही डिजिटल डिवाइड और खासतौर पर एशिया के महाद्वीप पे डिजिटल डिवाइड से आ रही समस्याओं के प्रति वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने भी अपनी चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही की अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि केवल और केवल उपकरण उपलब्ध करवा देने से ई लर्निंग की जो सफलता है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। वो ऐसा कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। उनका कहना है कि स्पेस इज द बिगर प्रॉब्लम, यानी कि एक विद्यार्थी को यदि उसके घर में बहुत ज्यादा सदस्य रहते हैं तो एक वातावरण नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, और ऐसे में आप उसको उपकरण तो दे सकते हैं पर पढ़ाई का एक वातावरण उसे मुहैया नहीं करवा सकते। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि ई लर्निंग को सफल बनाना है तो 2 लेवल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। पहले लेवल में जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर और उपकरण जो है सभी को मुहैया करवाने चाहिए, और जो दूसरा लेवल और इससे ज्यादा जरूरी लेवल है वो ये समझने की कोशिश है कि जो विद्यार्थी हैं वो कंप्यूटर्स के साथ किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और क्या वे ऑनलाइन लर्निंग के प्रति तैयार भी हैं या नहीं, यानी कि वो कितनी रेडीनेस दिखाते हैं ऑनलाइन लर्निंग के सोर्सेज के जरिए पढ़ने के प्रति। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्मार्टफोन्स की मौजूदगी से ई लर्निंग में कुछ सहायता तो मिल सकती है, लेकिन कुछ सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अगर क्लासेस बहुत ज्यादा समय के लिए लग रही हैं तो उसके लिए जो है स्मार्टफोन्स एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, उसके लिए आपके पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स की मौजूदगी भी होनी चाहिए। तो यदि हम भारत की स्थिति जो है लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के लिए देखें तो जो सर्वे था 2017-18 का, जिसको हमने पहले भी कोट किया, उसके बाद कोई और सर्वे सामने नहीं आया है, तो उसके मुताबिक, हालांकि कुछ संख्या बड़ी भी होगी, लेकिन उस सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरों में कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के होने की जो दर है वो केवल और केवल 4.4% है, और शहरी क्षेत्रों में ये संख्या 14.5% है। तो ऐसे में भारत में स्मार्टफोन्स का तो भरमार है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज के लिए, जैसा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनके लिए कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की जरूरत है, वो भारत में जो संख्या है कि लोगों के पास कितने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है। और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो समस्या है उनको केवल आंकड़ों से समझने के अलावा एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि सिर्फ उपकरण देने से आप ई लर्निंग की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते। ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यदि आप ये तर्क भी दे दें कि वहां पर परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास तो स्मार्टफोन होगा ही, जैसे पिता के पास स्मार्टफोन होगा, तब भी इससे जुड़ी कुछ समस्या है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैमिली प्लानिंग का पालन नहीं किया जा सकता या फिर किया जाता, तो फिर वहां पर जो है एक घर में यदि 2-3 बच्चे होते हैं और उनकी क्लासेस एक साथ लगती हैं, तो ऐसे में वो ई क्लासेस को सुचारू रूप से कैसे एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि एक समय पर तो विभिन्न बच्चे एक ही फोन पर पढ़ नहीं सकते। साथ ही पिता को भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
डिजिटल डिवाइड की ही अगर हम बात करें तो दो और टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये टर्म्स हैं एट होम एक्सेस टू इंटरनेट और इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेट। इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेट यानी कि आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, यानी कि सिग्नल्स वगैरह वहां पर मौजूद हों। लेकिन इन जनरल एक्सेस ही काफी नहीं होता, आपके पास एट होम एक्सेस भी होना चाहिए, यानी कि आपके घरों में उपकरणों की मौजूदगी होनी चाहिए ताकि जो कनेक्टिविटी आपको इन जनरल मिल रही है आप उसको एट होम भी यानी घर के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर पाएंगे। भारत में ऐसे दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहां पर इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेट तो है लेकिन एट होम एक्सेस नहीं है, और एट होम एक्सेस टू इंटरनेट है तो इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है। कई क्षेत्रों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, पर उपकरणों की गैर मौजूदगी की वजह से वहां के जो लोग हैं वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे में वहां पर इन जनरल एक्सेस टू इंटरनेट है लेकिन एट होम एक्सेस नहीं है। और भारत में तो ऐसे उदाहरण भी है जहां पर एट होम एक्सेस है लेकिन इन जनरल एक्सेस नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश का एक बाड़वानी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कुछ विलेजेस हैं जहां पर इंटरनेट अभी तक पहुंचा ही नहीं है, यानी कि आप वहां पर एक उपकरण लेकर भी चले जाएं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स लेकर भी चले जाएं, फिर भी आप वहां पे इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आज के संवाद में हमने ये सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि भारत में जो असमानताओं के कारण डिजिटल डिवाइड पैदा हुआ है उसकी वजह से ई लर्निंग को लेकर काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। और अब हम जानेंगे इसके लिए किए जा रहे कुछ उपायों के बारे में कि हमारी सरकारें, एनजीओज और पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए किस प्रकार प्रयासरत है। सबसे पहले यदि सरकार की बात की जाए तो सरकार ने ई पाठशाला और दीक्षा जैसी एप्लीकेशंस का प्रसारण जो है बहुत जोर शोर से किया जा रहा है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके पढ़ाई को। एनजीओज में कुछ एनजीओज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है और वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन जो है वो कर रहे हैं। इनमें एक सोशल एजुकेशनल एंटरप्राइज है अवंती, जिसको कि 2010 में लॉन्च किया गया था, और लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि है संकल्प एप्लीकेशन, जिसको गूगल प्ले स्टोर से 1000 से ज्यादा बार जो है डाउनलोड भी किया जा चुका है। और इस संकल्प एप्लीकेशन में माफ कीजिएगा, वो हिंदी मीडियम में जो है बच्चों को लेसन मुहैया करा रहे हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को 9 से 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। और ये जो अवंती ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर हर दिन जो है क्लासेस भी लेती है 9वीं से 12वीं तक के लिए। इसके जो को फाउंडर हैं अक्षय सक्सेना, वो ऐसा बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन अवंती ऑर्गेनाइजेशन का जो कोलैबोरेशन है वो 4 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी है, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा की सरकारें शामिल हैं। और इनका ऐसा प्लान है कि आने वाले समय में ये 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन साथ ही अक्षय सक्सेना ऐसा भी कहते हैं कि जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम से कम करने के लिए सरकार को सब्सिडी पर ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा उपलब्ध करवाने की जरूरत है और मोबाइल उपकरण उपलब्ध करवाने की भी जरूरत है। इसी के साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है थिंक जोन, जो कि ओडिशा में इस वक्त एक्टिव है। इस स्टार्टअप की जो फाउंडेशन है वो विनायक आचार्य ने की है, और इसकी खास बात यह है कि ये इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, IVR, SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस और रेडियो के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन इलाकों में जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। और ओडिशा में जो ये विनायक आचार्य हैं इसके फाउंडर, वो ऐसा कहते हैं कि ओडिशा में ये हर दिन 5000 परिवारों से जुड़ पा रहे हैं, और अन्य जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जो वो भी इनकी जो फैसिलिटीज हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं, और 3 लैंग्वेजेस में ओडिशा, हिंदी और इंग्लिश में जो है ये क्लासेस लगा रहे हैं। तो ये जो एनजीओ है ये उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां पर इंटरनेट नहीं है, तो इसका जो प्रयास है वो काफी सराहनीय हम मान सकते हैं। ऐसे में कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि यदि गूगल क्लासरूम की बात की जाए तो उसको काफी स्कूल्स अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके साथ ही टेड एजुकेशन का अर्थ स्कूल है जहां पर प्लैनेट के संबंधी जो लेसन हैं वो दिए जा रहे हैं, क्विजेस हैं और अन्य प्रकार के टेस्ट्स भी हैं। इसी के साथ डिस्कवरी एजुकेशन है जो कि वायरसेस और आउटब्रेक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और इसके साथ एक खान एकेडमी है जहां पर
साइंस, मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज को लेकर जो लेसन्स हैं हर कक्षा के लिए वो वहां पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक नेशन फाउंडेशन है जो कि नॉर्डिक कंट्रीज की एक एसोसिएशन है। ये यूरोप की कुछ कंट्रीज है 5-6 जिन्होंने जो है अपने सारे ऑनलाइन कंटेंट को पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया है विभिन्न क्लासेस के लिए। तो इस प्रकार जो है विभिन्न गवर्नमेंट्स, एनजीओज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स प्रयासरत हैं इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं ये काफी नहीं है और सरकारों को ये चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर डेटा और मोबाइल उपकरण उपलब्ध करवाएं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो अभी का डिजिटल डिवाइड है ये तो है ही, लेकिन लॉकडाउन पीरियड के खत्म होने के बाद जो पढ़ाई में एक असमानता और बढ़ जाएगी, इसके दुर्गामी परिणाम भी हो सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो विशेषज्ञ हैं, ये ऐसा कहते हैं कि इसकी वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड सोशल क्राइसिस भी सामने आ सकती है, यानी कि कभी ना देखी गई सोशल क्राइसिस भी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में सरकारों को और अधिक तेजी के साथ इसके लिए काम करना होगा। इस संवाद के अंत में हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो जिनका दाखिला किन्हीं जगहों पर हुआ था जहां पर वो काम करते थे, और क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारे समाज ने उनको मजबूर कर दिया है कि वो वापस जाएं और उन्हें जो सर्विसेज हैं वो मुहैया नहीं करवाई जा रही, जिसके विभिन्न कारण हैं, उनके ऊपर अभी बात नहीं की जा सकती, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ रहा है। इसके लिए हम कुछ आंकड़े ले सकते हैं कि जो मुंबई में एक संस्था है जिसने एक सर्वे किया है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ जाकर प्रवासी मजदूरों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके बच्चों को लॉकडाउन पीरियड में पढ़ा सके। तो उन्होंने पाया कि केवल 25 से 30% पेरेंट्स ही जो है वहां पर बचे हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो अपने जो नेटिव विलेजेस हैं वहां पर जा चुके हैं। तो ऐसे में उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता ना तो सरकारों को है और ना ही हमें। तो ऐसे में जो डिजिटल डिवाइड के जो परिणाम आने वाले हैं वो अभी हमें बाद में देखने को मिलेंगे और सरकारों को अभी और प्रयास करने की जरूरत है। तो आज के संवाद में इतना ही, और यदि आप अगले हफ्ते भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एडुवार्ता चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें। मैं था रोहित धवन और इस संवाद में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।